प्यारे बच्चों, मैं आपका गोपाल शुक्ला, आपका मैथ्स टीचर। आज अध्याय 3 जो है गणित विषय का बच्च गुणनखंड विधि है, जिससे कि हम दो चर में अगर हमारे पास दो रैखिक समीकरण हैं तो उनको हल कर लेते हैं। पहले वाले वीडियोस में हमने प्रतिस्थापन और विलोपन विधि पढ़ी है। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्च गुणनखंड विधि, जिसको अंग्रेजी में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी कहते हैं। तो सबसे पहले आप इसके चरण समझ लीजिए, क्योंकि चरण समझ गए तो फिर समीकरणों को हल करना आसान हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आपके पास जो दो समीकरण हैं उनका जो दायां पक्ष है उसे जीरो कर लेना है आपको, यानी कि दाएं पक्ष में कोई भी पद को नहीं रखना, सारे पदों को आपको बाएं पक्ष में व्यवस्थित कर लेना है। यानी बाएं पक्ष में क्या कर देना है, प्रतिस्थापन कर देना है। जितने भी पद हैं सबको बाएं पक्ष में ले आना है। तो समीकरण आपके किस तरह से हो जाएंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यानी जो भी दो समीकरण है दोनों के दाएं पक्ष 0 के बराबर आपको सर्वप्रथम कर लेने हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, चार स्तंभ बनाते हैं। स्तंभ माने वर्टिकल लाइन, ये कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन और ये है वर्टिकल लाइन। तो चार आपको स्तंभ बनाने हैं और वो कहां से चालू करने हैं आपको, y के गुणांक से। तो b1 b2 b1 b2, फिर अचर पद लिखना है c1 c2 c1 c2, फिर पीछे लौट के आना है आपको यहाँ पर a1 a2 a1 a2, फिर आपको कहां पर खत्म करना है, b1 b2 पे। यानी b1 b2 से ही स्टार्ट करना है, b1 b2 पे ही खत्म करना है। पहले b1 b2 से आगे जाना है तो c1 c2 मिलेगा, फिर पीछे आना है a1 a2, फिर आगे जाना है b1 b2। और क्योंकि इसका नाम ही है बच्च गुणनखंड, बच्च माने टेढ़ा मेढ़ा, यानी हमें क्या करना है, क्रॉस चलाना है। यानी जैसे कैंची चलती है इस तरीके से, इस तरह से करना है आपको। तो ये पहला आपका क्या हो गया, विकर्ण हो गया, इसका संबंध करना है b1 c2, फिर ये दूसरा विकर्ण b2 c1, फिर यहाँ पर c1 a2 c2 a1, फिर a1 b2 a2 b1। अब जो ये आपने व्यवस्था बनाई है, इस व्यवस्था को देख के इसके बाद आप ये जो है आपको संबंध लिखना है। कैसे लिखना है बताता हूँ। x लिखिएगा किसमें, अंश में, फिर आप बटे का चिन्ह लगाइएगा। नीचे क्या लिखना है आपको, जो पहला जो आपका विकर्ण है उस पे जो जो अवयव स्थित है, यानी जो जो संख्याएं स्थित है उनका गुणा करो। तो b1 c2 लिख दीजिए। अब दूसरा विकर्ण कौन सा है, जो डॉट डॉट वाला है, उसका गुणा करिए b2 c1 और बीच में क्या लगा दीजिए, माइनस का चिन्ह। ऐसे ही y के लिए आगे बढ़िए। अब x के लिए किसका उपयोग करना है, इसका उपयोग करना है x के लिए। y के लिए किसका उपयोग करना है, अब y के लिए इसका उपयोग करना है आपको। तो c1 a2 और ये दूसरा विकर्ण के अवयव क्या हो गए, c2 a1 और बीच में किसका चिन्ह लगा देना है, माइनस का। और आगे एक लिखना है आपको अंश में, बटे का चिन्ह लगाना है। उसके लिए कौन सा लेना है, ये लेना है आपको a1 b2 माइनस a2 b1। यानी पहले विकर्ण में जो अवयव हैं उनके गुणनफल में से दूसरे विकर्ण में जो अवयव है उसके गुणनफल को आपको माइनस करना है। शुरुआत में जो दो स्तंभ है वो x निकालने के काम आएंगे, फिर दूसरा तीसरा किसके काम आएगा, y निकालने के, फिर तीसरा चौथा किसके काम आएगा, एक के नीचे जो आपको लिखना है वो निकालने के काम आएगा। यानी x चर के नीचे लिखने के लिए शुरू के दो स्तंभ, y चर को नीचे लिखने के लिए यानी कि y चर के हर को लिखने के लिए दूसरा और तीसरा स्तंभ, और एक के नीचे लिखने के लिए तीसरा और चौथे स्तंभ का आप जो है उपयोग करेंगे। और उसके बाद जो ये संबंध बन जाएगा तो पहले पद को अंतिम पद के बराबर रख के x का मान और दूसरे पद को अंतिम पद के बराबर रख के y का मान आप निकाल लेंगे। तो इस विधि को ही क्या कहते हैं, बच्च गुणनखंड विधि कहते हैं, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इसमें मेन बात क्या आपको याद रखनी है कि पहले तो दोनों समीकरण की दायां पक्ष 0 कर लीजिए,
फिर व्यवस्था कहाँ से बनानी चालू करिए, y के गुणांकों से, यानी y का गुणांक है b1 b2, यहाँ से शुरुआत करिए, आगे जाइए c1 c2, फिर आपको पीछे आना है a1 a2 और खत्म कहाँ कर देना है b1 b2 से। और इसको क्या करिए, विकर्ण रूप में व्यवस्थित कर दीजिए, ये पहला विकर्ण, दूसरा विकर्ण, पहला विकर्ण, दूसरा विकर्ण, पहला विकर्ण, दूसरा विकर्ण। और हमें जब भी लिखना है तो पहले विकर्ण में जो पद आ रहे हैं उनके गुणनफल में से जो दूसरे विकर्ण में पद आ रहे हैं उनके गुणनफल को माइनस करना है। व्यवस्था कैसे बनानी है, x के नीचे लिखना है, y के नीचे हर लिखना है, 1 के नीचे, तो x के नीचे कौन सा हर लिखना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके b1 का c2 में इंटू किया, पहले लिखा, फिर माइनस का चिन्ह लगाया, b2 का c1 में गुणा किया, बाद में लिखा, ऐसे c1 का a2 में गुणा किया, पहले लिखा, c2 का a1 में गुणा किया, बाद में लिखा, a1 का b2 में गुणा किया, पहले लिखा, a2 का b1 में गुणा किया, बाद में लिखा। और संबंध जो आपने एक बनाया है इसमें पहले पद और अंतिम पद को बराबर रख के x का मान और दूसरे पद और अंतिम पद को बराबर रख के आप y का मान निकाल सकते हो। अब चलते हैं इन दोनों समीकरण को जो है, जो हमने बज्र गुणनखंड विधि के चरण सीखे हैं उनसे हल करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला चरण क्या कहता था, पहले इस समीकरण इस युग्म को हल करेंगे। तो सबसे पहला जो आपका स्टेप था वो क्या कहता था कि आप जो दायां पक्ष है उसे 0 के बराबर कर दें। तो हमने दाएं पक्ष को क्या कर दिया, 0 के बराबर कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब स्तंभ बनाने हैं 4। तो चलिए इधर बनाते हैं, y के गुणांक से स्टार्ट करना है। यहाँ y का गुणांक नहीं दिख रहा तो 1, यहाँ पर y का गुणांक 2, अचर पद -5, फिर अचर पद -8, फिर आपका x का गुणांक 2, x का गुणांक 3, फिर y का गुणांक 1 2। यानी बच्चों शुरू करना है हमें y के गुणांक से, और पहला स्तंभ जो बनाना है वो y के गुणांक से बनाना है दोनों समीकरण के, और अंत भी y के गुणांक पे करना है। पहले y का गुणांक, फिर अचर पद, फिर लौट के आएंगे, फिर x के गुणांक दोनों समीकरण के जो है उनसे तीसरा स्तंभ बनाएंगे, और लास्ट में फिर y के गुणांक से चौथा स्तंभ बना देंगे। अब x अपॉन y अपॉन 1 अपॉन, यानी हमें क्या करना है, 3 पद आपस में एक दूसरे के बराबर करने हैं। पहले पद का अंश x, दूसरे पद का अंश y और तीसरे पद का अंश 1 लिखना है। अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 का -8 में गुणा करेंगे तो -8 माइनस, अब 2 का -5 में गुणा करेंगे तो -10, ऐसे ही -5 का 3 में गुणा करेंगे तो -15, और -8 का 2 में गुणा करेंगे तो -8 गुणा 2 -16, बीच में क्या आता है माइनस। यानी कैची चलानी है हमें, पहले पहला जो आपका विकर्ण है उसके जो अवयव है उसका गुणा करिए और उसमें से माइनस कर दीजिए जो दूसरा विकर्ण है उसके अवयवों का गुणनफल को माइनस करना है। अब पहला विकर्ण जो है वो ये हो गया, इसके अवयव हैं 2 और 2, 2 दूनी 4, और इसमें से माइनस क्या करना है दूसरे विकर्ण के अवयव, यानी 3 × 1 3। तो हमारा उत्तर क्या आ गया यहाँ से, x बराबर -8 + 10, y बराबर -15 + 16, 1/1। तो x/2 बराबर y/1 बराबर 1। ये हमारा क्या आ गया, ये हल करने पे ये उत्तर आ गया। अब पहले पद को अंतिम पद के बराबर रखिए, x/2 बराबर 1, और दूसरे पद को अंतिम पद के बराबर रखिए, y/1 बराबर 1। तो 2 एकम 2 और 1 एकम 1। तो यानी कि इस समीकरण को जब हमने हल किया तो x का मान किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर, और y का मान किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर। तो बिल्कुल सरल तरीका है। सबसे पहला काम, अगर आपके सीधे हाथ पे कुछ पद हैं तो दाएं हाथ पे जो पद हैं उन्हें बाएं हाथ पे आप क्या करिए, प्रतिस्थापित करिए, जिससे आपका सीधा हाथ क्या हो जाए, 0 के बराबर। अब आपको क्या करना है, 3 पद आपस में एक दूसरे के इक्वल करने हैं।
पहले पद का अंश x, दूसरे का y और तीसरे का 1। इसके बाद आपको एक व्यवस्था बनानी है जिसके पहले स्तंभ में y के गुणांक 1 2, दूसरे स्तंभ में अचर पद -5 -8, तीसरे स्तंभ में x के गुणांक 2 3 और चौथे स्तंभ में फिर y का गुणांक 1 2। यानी y के गुणांक से ही शुरुआत करनी है, y के गुणांक पे ही अंत करना है। और उसके बाद तो भैया कैंची चलानी है प्यारे बच्चों। आपको जो पहला विकर्ण है उसके अवयवों का गुणनफल 1 गुणा -8 फिर दूसरे विकर्ण के अवयवों के गुणनफल को उसमें से माइनस करना है आपको। ऐसे ही इन दोनों के गुणनफल को पहले लिखना है, फिर माइनस का साइन लगाना है, फिर इन दोनों के गुणनफल को बाद में लिखना है। ऐसे ही 2 गुणा 2 4 और 3 एकम 3 3 और फिर इसको आपको हल करके पहले पद को लास्ट अंतिम पद के बराबर रखना है तो x का मान आएगा और दूसरे पद को अंतिम पद के बराबर रख देंगे तो y का मान आएगा। अब ये तो हो गया हल हमारे पहले वाले समीकरण का। अब चलते हैं अपने दूसरे समीकरण की तरफ, इसको भी हल कर लेते हैं जिससे बच्चों आपको ये विधि बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। फिर इसके बाद आप प्रश्न हल करिएगा एनसीईआरटी के 3.5 के 3.5 जो प्रश्नावली है उसमें जितने प्रश्न है वो बच्चे गुणनखंड विधि से ही हल होने हैं। तो देखते हैं सबसे पहले हमारे दोनों समीकरण के दाएं पक्ष तो 0 के बराबर हैं। अब व्यवस्था बनाते हैं। y का गुणांक कितना है -3, नीचे भी क्या है -3 अब अचर पद क्या है -7 -15 फिर x का गुणांक 1 और 3 और फिर y का गुणांक -3 ये हो गया आपका पहला स्तंभ जो y का गुणांक है, ये हो गया दूसरा स्तंभ जो कि अचर पद है, ये हो गया तीसरा स्तंभ जो कि x का गुणांक है, ये हो गया आपका चौथा स्तंभ जो y का गुणांक है -3 ठीक है। अब क्या करना है आपको x अपॉन y अपॉन 1/3 पद लेने हैं जो एक दूसरे के क्या हो इक्वल हो। अब क्या करना है इनको विकर्ण से जोड़ देना है। ये पहला विकर्ण हो गया, ये दूसरा विकर्ण। पहले स्तंभ और दूसरे स्तंभ का उपयोग करके x के नीचे जो भी हमें लिखना है वो पहले स्तंभ और दूसरे स्तंभ का उपयोग करके करना है। तो ये तो पहला विकर्ण हो गया -3 गुणा -15। अगर आपको समझ में ना आए तो ऐसे लिख लिए -3 -15 पहले विकर्ण का गुणनफल फिर माइनस साइन। अब दूसरा विकर्ण क्या है -3 -7 पहले विकर्ण के अवयव का गुणनफल पहले, दूसरे विकर्ण के अवयव का गुणनफल बाद में। पहला विकर्ण होता है ऊपर से नीचे और दूसरा विकर्ण होता है नीचे से ऊपर। अब आगे बढ़िए y के लिए, पहला विकर्ण ऊपर से नीचे तो -7 3 फिर माइनस साइन, दूसरा विकर्ण नीचे से ऊपर तो -15 और 1। भाई विकर्ण पे -15 दिख रहा है 1 दिख रहा है, दोनों का गुणनफल करना है तो हमने ब्रैकेट बना लिए क्योंकि नेगेटिव क्वांटिटी को ऐसे लिख देने से आंसर गलत आ सकता है। जब भी किसी संख्या के साथ ऋणात्मक संख्या दिखे तो प्यारे बच्चों कोष्टक लगा देना बेहतर है। ये कोष्टक लगाने से गलती होने के चांस कम हो जाते हैं। अब अचर पद में पहला विकर्ण क्या हो गया 1, पहले विकर्ण के अवयव 1 और -3 और दूसरे विकर्ण के अवयव 3 और -3। अब ये क्या आ गया x बटे माइनस प्लस 15 तिया 45 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 7 तिया 21 y बटे 7 तिया 21 और माइनस माइनस प्लस 15 3 एकम 3 माइनस माइनस प्लस 3 तिया 9 x बटे 24 y बटे -6 1 बटे 6। अब पहले पद को अंतिम पद के इक्वल रखिए x बटे 24 बराबर 1 बटे 6 और दूसरे पद को लास्ट पद के बराबर रखिएगा y बटे -6 बराबर 1 बटे 6। तो यहां से क्या आ जाएगा x का मान x बटे 24 बराबर 1 बटे 6
x का मान आ गया 24/6। ऐसे ही y बटे -6 बराबर 1/6, y का मान आ गया -6/6। तो x आ गया 6 चौक 24 और y आ गया 6 एकम 6। तो x का मान आ गया 4, y का मान आ गया -1। यही जो आपको दो चर में दो रैखिक समीकरण दे रखे हैं इनका हल है। और प्यारे बच्चों, अगर आपको आंसर चेक करना है तो कोई एक समीकरण ले लीजिए। जैसे आपने लिया पहला समीकरण x - 3y - 7 बराबर 0, और जो x के मान और y के मान हमने निकाले हैं वो इस समीकरण में रख दीजिए। तो 4 - प्लस 7 - 7 बराबर 0 और 0 बराबर 0। अगर x और y के मान रखने से किसी भी समीकरण में उसके दोनों पक्ष बराबर आ जाएं तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। ये कंफर्म हो जाता है कि हमने सवाल सही हल किया है। तो अगर आपको एग्जाम में कभी दिक्कत हो, ऐसा लग रहा हो कि पता नहीं हमने समीकरण कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी, तो आप प्यारे बच्चों एक बार x और y के मान किसी भी समीकरण में रख के देख लीजिए। अगर उसकी दोनों साइड बैलेंस हो जाए तो आपका हल बिल्कुल सही है, नहीं कोई गलती है उसको आप चेक कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों, ये आपका बज्र गुणनखंड विधि से आपने दो चरों में दो रैखिक समीकरण हल करना सीख लिया। अब इस पे आधारित एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.5 है, आप उसको हल करिए। वैसे मैं आपको वीडियो एक डालूंगा जिसमें 3.5 प्रश्नावली के सारे प्रश्न हल होंगे, लेकिन उससे पहले एक बार आप रफ कॉपी पे सारे प्रश्नों को हल करके देख लीजिए, जिससे ये विधि आपके मस्तिष्क में ठीक से बैठ जाए।